यस मैम। असाइनमेंट सेक्शन देखा है दोनों ने, पीयूष एंड श्वेता? हाँ यस मैम, मैंने देख लिया। ठीक है, अगर असाइनमेंट में कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो एंड कंप्लीट कर लो असाइनमेंट सो दैट आपको समझ में आएगा। ठीक है। ओके मैम। Okay, so we will continue. In the last session, we have seen some decision statements, if else statement and if else if statement also. तो इसमें हमने सिंगल अगर कंडीशन है तो वो कैसे प्रोग्राम करता है वो हमने सब कुछ देखा है। ठीक है। सो इफ एल्स इफ स्टेटमेंट भी देखा है, इफ एल्स स्टेटमेंट भी देखा है। कब कौन सा यूज करना है वो आपको प्रोग्राम करते टाइम आपको डिसाइड करना होता है। ठीक है, जब भी आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो तब आपको डिसाइड करना होता है। तो ये हमने सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे। ठीक है, इसमें सब तो नहीं हमने कवर किया बट मोस्ट ऑफ द हमने कवर कर लिए। जहाँ पे इक्वल टू साइन है, यहाँ पे हमने यूज किया है लेस देन। ठीक है, इक्वल टू। वैसे लेस देन एंड इक्वल टू की हमने यूज किया है। आप इसमें से कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हो। दिस इज यूज फॉर नॉट इक्वल टू। अगर कोई वैल्यू आपको इक्वल नहीं है तो आपको चेक करना है। मतलब यहाँ पे जो हमने इक्वल के लिए चेक किया था, इसकी जगह पे अगर मुझे इक्वल नहीं है के लिए चेक करना है तो आप नॉट इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो अभी हम देखेंगे एक एग्जांपल लॉजिकल ऑपरेटर्स का, जो होते हैं मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। तो एक क्लास में क्रिएट करती हूँ यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स। मेन मेथड इंक्लूड करती हूँ। अगर मेरे पास तीन नंबर्स है, ठीक है, सो मेरे पास तीन नंबर्स है। सपोज द नम n1 वैल्यू आई एम गिविंग है 63, n2 मैं दे रही हूँ 96 एंड n3 की वैल्यू मैंने दी है 70। ठीक है, तो मुझे चेक करना है इन तीनों में से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक नंबर को लेके बाकी दो नंबर्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर हमने डिसीजन स्टेटमेंट इफ यूज किया तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि n1 ग्रेटर है क्या n2 से। अगर n1 ग्रेटर है n2 से तो हमें फिर से चेक करना पड़ेगा कि इफ n1 की वैल्यू n3 से ग्रेटर है कि नहीं। राइट, तभी आप बता पाओगे कि ये n n1 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है अमंग ऑल थ्री। ठीक है, सो तीनों में से n1 की वैल्यू ग्रेटर है। बट हमेशा ये हमें हर बार ये कंडीशंस हमें एक एक ही इसमें अगर करने होंगे तो कैसे कर सकते। सो इसको एक ही इसमें अगर हमें करना है, रीराइट करना है एक ही इफ स्टेटमेंट में मुझे कंडीशन चेक करनी है तो हम यूज करते लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो होते हैं आपके डबल एम्परसेंट साइन यूज्ड फॉर एंड। ठीक है, देन आपका ये साइन होता है लाइन का। ठीक है, कीबोर्ड पे एंटर के ऊपर वाले बटन पे रहेगा, वो शिफ्ट दबा के आपको करना पड़ता है। ठीक है, जहां पे बैकस्लैश है वहीं पे ये साइन रहेगा, इसको हम बोलते हैं और। एंड लास्ट वन इज नॉट। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेशन मार्क हमने यूज किया तो उसको बोलते हैं नॉट। निगेशन के लिए यूज होता है नॉट। ठीक है, नॉट या फिर हम इसको निगेशन भी बोलते हैं। कंडीशन को अगर निगेट करना है तो आप इस नॉट साइन को यूज कर सकते हो। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड और एंड नॉट। तो ये वर्क कैसे करते हैं, अगर दोनों कंडीशंस आपको ट्रू चाहिए, दोनों कंडीशंस मतलब जितने भी कंडीशंस है बेसिकली ऑल कंडीशंस की वैल्यू अगर आउटपुट हमें ट्रू चाहिए, कंडीशंस ट्रू है, चेक करना है सारे कंडीशंस हमें ट्रू ही रहने चाहिए। अगर ये चेक करना है तो हम यूज करेंगे एंड। ठीक है, अगर आइदर कंडीशन सेटिस्फाइज, कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू रिटर्न कर रही है, ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको चेक करना है। कोई भी एक कंडीशन
आपको सेटिस्फाई होने के बाद कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब ये कंडीशन एनी ऑफ द ऑल कंडीशंस रिटर्न्स ट्रू, तब हमें यूज करना होता है और। ठीक है, निगेशन, कंडीशन को निगेट करना है। अगर कंडीशन को निगेट करना है तो हमें यूज करना होता है नॉट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि जब सारे कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए आपको, तब आप ट्रू यूज करोगे। सॉरी, अगर सारे कंडीशंस की वैल्यू हमें ट्रू चाहिए तो हम एंड यूज करेंगे। अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है तो भी आपको एग्जीक्यूशन करना है, तब हम और यूज करेंगे। अगर कोई कंडीशन को निगेट करना है तब हम नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो इस केस में मुझे चेक करना है कि N1 की वैल्यू दोनों के साथ कंपेयर करने के बाद अगर ग्रेटर रहेगी तो ही मैं N1 की वैल्यू ग्रेटर है ये बता सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे दोनों कंडीशन को कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों का आउटपुट ट्रू आना चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, इसकी वजह से इसमें मैं एंड यूज करूंगी। तो ऊपर वाला कोड हम रीराइट करेंगे। इफ N1 इज ग्रेटर देन N2 एंड, ठीक है, N1 is greater than N3, then we can say that this N1 is greatest। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस को कंबाइन किया है एंड यूज करके, सो दैट इस कंडीशन का आउटपुट भी ट्रू आना चाहिए, इस कंडीशन का आउटपुट भी ट्रू आना चाहिए, तो ही मेरा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सेम तरीके से हम नेक्स्ट वाला इसके लिए भी चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फेल हो रही है, अगर N1 ग्रेटर नहीं है, तो हमें चेक करना है कि N2 ग्रेटर है क्या। सो वी विल चेक N2 इज ग्रेटर देन N3 एंड N2 इज ग्रेटर देन N1। अगर दोनों से ग्रेटर है तो हम बताएंगे कि N2 ग्रेटेस्ट है। अगर ये दोनों कंडीशंस फेल हो रहे हैं, दोनों वैल्यूज ग्रेटेस्ट नहीं है, दैट मीन्स द लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा N3। तो उसके लिए हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास तीन ही वैल्यूज है। तो ये दोनों कंडीशंस अगर फेल हो रहे हैं तो आप डायरेक्टली एल्स ब्लॉक में ये कोड लिख सकते हो, सो दैट आपको समझ में आएगा कि ये N3 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। सो यू कैन सी 96 इज ग्रेटेस्ट। तो 96 हमने किस वेरिएबल को दिया है वैल्यू, इट इज N2। दैट मीन्स हमें सेकेंड वाला जो हमने कंडीशन लिखा था इफ का, वो यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी स्टेटमेंट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया एंड, जहां पे मुझे जितने भी कंडीशंस है उन सारे कंडीशंस का आउटपुट ट्रू चाहिए तब। एक और का एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास एक कैरेक्टर है एक्स। ठीक है, एक्स कैरेक्टर है, मुझे चेक करना है वेदर दिस कैरेक्टर इज वॉवेल और नॉट। वॉवेल है या कंसोनेंट है। ठीक है, तो वॉवेल कौन से होते हैं इंग्लिश में, A E I O U। ठीक है, 5 वॉवेल्स रहते हैं, तो हमें कंडीशन भी कंबाइन करने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि ये कैरेक्टर जो है वो वॉवेल्स में से एक है कि नहीं। वो हमेशा इक्वल टू साइन यूज करके हमें चेक करना होता है। तो कैसे करेंगे, C इक्वल टू ए कैरेक्टर। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको कैरेक्टर कंसिडर कर रही हूँ, लोअर केस में है, बट अगर आपके पास समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो जो भी कैरेक्टर होगा उसको आप टू लोअर केस में कन्वर्ट करके ले सकते हो। मतलब यहाँ पे मैं एक कैरेक्टर लोअर क्रिएट करती हूँ। अगर सपोज हमने यहाँ पे, क्या होता है अगर कभी भी कैरेक्टर अगर कैपिटल केस में है या फिर स्मॉल केस में भी हो, तो उस टाइम आपको हमेशा कैपिटल केस के लिए एंड स्मॉल केस के लिए दोनों के लिए कंडीशंस लिखना पॉसिबल नहीं होता है। सो बेस्ट वे क्या कर सकते हो आप, जो कैरेक्टर इनपुट आ रहा होता है या फिर कैरेक्टर इनपुट है उसको हम कन्वर्ट करके ले सकते लोअर केस में, तो आपको कंडीशंस लिखना आसान हो सकता है।
तो जो भी कैरेक्टर हो, अपर केस में हो या लोअर केस में हो, उसके लिए आप डायरेक्टली लोअर केस में कैरेक्टर को कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कैरेक्टर क्लास का टू लोअर केस मेथड है। ठीक है, जहां पे आप ये कैरेक्टर पास करोगे, जिसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करके एक वेरिएबल लोअर में सेव कर रहे हैं। एंड अभी हम ये लोअर को ही सब जगह पे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब कंडीशन में हम लोअर वेरिएबल का ही यूज करेंगे। सो कैरेक्टर क्लास रैपर क्लास है, हमने देखा है। ठीक है, इसमें टू लोअर केस मेथड है, जो जो भी कैरेक्टर आप पास करोगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। एंड इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है, सिर्फ चेकिंग करने के लिए आसान हो इसकी वजह से। अदरवाइज आपको यहाँ पे कंडीशंस कंबाइन करते टाइम दोनों के लिए करना पड़ेगा, मतलब कैपिटल में भी करना पड़ेगा, स्मॉल केस के लिए भी करना पड़ेगा। सो व्हाई वी आर वेस्टिंग आवर कंडीशन टाइमिंग। ठीक है, आपका प्रोग्राम टाइम भी, एप्लीकेशन का डेवलप टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पे वेस्ट क्यों करें हम। एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट आप, सिंपल सी एक मेथड आप यूज करोगे तो आसान हो जाता है यूज करने के लिए, कंडीशंस देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चेक किया अभी लोअर इक्वल टू ए कैरेक्टर है क्या। अगर ए कैरेक्टर नहीं है तो मुझे चेक करना है लोअर इक्वल टू ई कैरेक्टर। एक साथ तो सी वेरिएबल में या फिर लोअर वेरिएबल में या फिर कैरेक्टर में एट ए टाइम तो ये सारे कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे। एट अ टाइम ये लोअर आपका ए भी है, ई भी है, ऐसे तो नहीं होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक ही होगा, राइट। तो इसकी वजह से इन कंडीशंस को हम कंबाइन करते हैं यूजिंग और, क्योंकि इनमें से एक भी अगर ट्रू आ रहा होगा तो हमें बताना है कि कैरेक्टर वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशंस को कंबाइन करेंगे इस तरीके से, लोअर इक्वल टू आई, और ठीक है, लोअर इक्वल टू ओ, एंड लास्ट वन इज लोअर इक्वल टू यू। ठीक है, तो अगर ये सारे हैं, इनमें से एक भी होगा तो भी हम बताने वाले हैं कि कैरेक्टर इज वॉवेल। कैरेक्टर जो मैंने लिखा है सी इज वॉवेल। अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक में आप लिख सकते हो कि इनमें से कुछ नहीं है तो वो कैरेक्टर कंसोनेंट है। यहाँ पे और एक कंडीशन ऐड होती है बेसिकली, वो मैंने आपको यहाँ पे बताई नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर मतलब हम सिंबल्स भी देते हैं, राइट। तो आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर जो है वो ए टू जेड में है कि नहीं, तो ही आप इसको चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने वो बताया नहीं है, बट आप वो आपका लॉजिक लगा के ऐड करके देखो। कंसोनेंट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन दी है, ये वॉवेल है या नहीं है, और कंसोनेंट है या नहीं। ठीक है, अगर वॉवेल नहीं है तो कंसोनेंट है, ये मैंने लिखा। बट अगर मैंने यहाँ पे कोई कैरेक्टर भी दिया, मतलब दूसरा कोई सिंबल भी दिया, तो उसके लिए भी वो कंसोनेंट ही दिखाएगा, वो गलत है एक्चुअली। तो आपको और एक कंडीशन इसके ऊपर लगानी पड़ेगी कि आपका जो कैरेक्टर है वो आपका कैरेक्टर ए टू जेड में रेंज में है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने ए दिया तो कैरेक्टर ए इज अ वोवेल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंड और का यूज कर सकते हो। नॉट के लिए अगर करना है तो हम कंडीशन इस तरीके से दे सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एक्स, जिसमें मैंने वैल्यू सेव की है 63, मुझे चेक करना है कि इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 63, ऐसे हम नॉर्मली चेक करते हैं। ठीक है, बट मुझे चेक करना है कि ये एक्स वाला जो वैल्यू है वो ऑड है क्या। ठीक है, ऑड का कोड हमने किया था, क्या किया था, एक्स को मॉड किया है 2 से, इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, सो ये कंडीशन किसके लिए है, तो नंबर इवन है कि नहीं।
अगर ये रिटर्न करता है ट्रू तो इसको मुझे चेक करना है फॉल्स के लिए, तो मैं यहाँ पे निगेट करती हूँ, यहाँ पे नॉट यूज किया। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होके हमने निगेट किया तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका इफ ब्लॉक फॉल्स के लिए एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जब आपकी कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है, निगेशन उसको फॉल्स में कन्वर्ट करता है, तो इफ ब्लॉक आपका फॉल्स कंडीशन के लिए रन करने के लिए हम निगेशन साइन यूज करते, नॉट साइन यूज करते। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बताती हूँ, सॉरी इट इज ऑड। एंड एल्स ब्लॉक में हम लिख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि इट इज इवन। तो ये नॉट का है, इनवर्स करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स के लिए चेक करेगा, फॉल्स है तो ट्रू के लिए चेक करेगा। ओके, सो जो भी आप इफ में देते हो, बेसिकली इफ कंडीशन में हम चेक करते हैं ट्रू के लिए, बट अगर आपको इफ कंडीशन मतलब जो इफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करना है फॉल्स के लिए, तब आप निगेशन साइन का यूज कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट इन लॉजिकल ऑपरेटर्स? No. Now we are going to start with loop controls. ठीक है, सो बेसिकली लूप कंट्रोल्स सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। जावा में हम 3 लूप कंट्रोल्स यूज करते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकेंड वन इज व्हाइल लूप एंड थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप। ठीक है, ये 3 है। अगर आपको एक भी लूप समझ में आ गया करेक्टली तो आप इजीली इसको कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं, बट आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा कि आपको कौन सा लूप कब इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ, लूप कंट्रोल्स। सबसे पहले तो लूप कंट्रोल क्यों यूज करना है। अगर मुझे सपोज समझ समझो कि मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। अगर ये 1 to 10 नंबर्स में हर बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाऊंगी तो मेरे 10 स्टेटमेंट्स तो यहीं पे हो जाएंगे। बट द कोड विच यू आर राइटिंग, दैट मीन्स ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का जो कोड है वो तो रिपीट हो रहा है हर बार, उसमें की वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है। करेक्ट? सो यहाँ पे अगर ये सारे 1 to 10 नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं, सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है आई, इसको मैंने 1 को इनिशियलाइज किया। ठीक है, एंड ये आई मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, आई वेरिएबल को मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसके बाद मुझे आई वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है, तो मैं एक तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देती हूँ, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम जब ये आई की वैल्यू प्रिंट करोगी तो मुझे क्या मिलेगा, इंक्रीमेंटेड वैल्यू मिलेगी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग। सो हमारे पास कभी एप्लीकेशन डेवलप करते टाइम ऐसा कुछ पीस ऑफ कोड होता है, लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होता है जो सिक्वेंशियली रिपीट होता है, मतलब ये सिक्वेंशियली रिपीट हो रहा है, स्टेटमेंट तो वही है, सिर्फ हम इसको न्यू न्यू इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कोड आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है तो हम यूज करते हैं लूप कंट्रोल्स। ठीक है, तो सबसे पहला लूप हम देखने वाले फॉर लूप। इसको रिपीटेड कोड को अगर आपको लिखना है तो हम लूप कंट्रोल यूज करते हैं। तो फॉर लूप कैसे होता है, क्या सिंटैक्स है। फॉर लूप में कोई भी लूप हो, आपका इनिशियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट। एंड क्या आप इनिशियलाइज कर रहे हो उस वेरिएबल को, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट के बाद आपका जो लूप है वो कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप होना चाहिए, उसकी वजह से कंडीशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कंडीशन आपकी वेरी मच इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप लूप को चलाना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो, जो कोड आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना है, कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, ये पूरा डिपेंड रहता है आपके टेस्ट एक्सप्रेशन पे, मतलब कंडीशन के ऊपर। कितने नंबर से आपको स्टेटमेंट अपडेट करना है, क्या करना है, वैल्यू क्या होगी, ये सब कुछ आपका इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट स्टेटमेंट कोरिलेट होते हैं
कंडीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एंडिंग अ लूप। ठीक है, जो भी कोड आपको देना है वो आप इस ब्रैकेट के अंदर दे सकते हैं। फॉर लूप में या कोई भी लूप में डायरेक्टली सेमीकोलन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट क्लोज होने के बाद भी सेमीकोलन नहीं होता है। बहुत बार ये गलती होती है स्टूडेंट से और उनको समझ में नहीं आता है, तो कभी भी ध्यान में रखो ये कभी भी सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, सो इसका फ्लो चार्ट इस तरीके से है। पहले तो आपका इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन जो आपने दिया है मतलब कंडीशन जो दी है वो पे एग्जीक्यूट होती है। कंडीशन आपको पता है दो आउटपुट देती है, एक तो ट्रू या फॉल्स। अगर इसने ट्रू आउटपुट दिया तो आपकी फॉर लूप की जो बॉडी आपने लिखी है, मतलब जो स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट करने हैं रिपीटेडली, वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आपका अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब आपकी इनिशियलाइजेशन के हिसाब से अपडेट स्टेटमेंट वैल्यू को लूप को आगे बढ़ाने के लिए हम अपडेट स्टेटमेंट यूज करते हैं। अपडेट स्टेटमेंट के बाद फिर से इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट एक ही बार होता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन एक ही बार होता है। अपडेट स्टेटमेंट के बाद फिर से आपकी कंडीशन चेक होती है। तो ये यहाँ पे जो है ये आपका लूप चलता रहता है जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होती रहती है, मतलब कंडीशन जब तक ट्रू रिटर्न करती रहेगी तब तक आपका ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जिस पॉइंट पे आपकी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी उस टाइम पे आपका लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन उसका स्टॉप हो जाएगा एंड उसके बाद में के जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो इसको हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। अभी ये जो स्टेटमेंट्स हमने लिखे थे इसी स्टेटमेंट्स को मैं कन्वर्ट करती हूँ लूप में यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन किया था, मुझे वैल्यूज प्रिंट करने थे 1 to 10, दैट्स वाई हम इनिशियलाइजेशन कर रहे। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर आई, जिसकी वैल्यू मैंने 1 सेट की। ये हो गया फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेप। उसके बाद सेमी कॉलन देना है। ठीक है, उसके बाद आपका रहेगा टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट कहाँ तक मुझे ये वैल्यूज चाहिए, कितने टाइम तक मुझे ये लूप एग्जीक्यूट करना है, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आप कंडीशन में दे सकते हो। तो सपोज मुझे ये जो लूप है मुझे 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, 10 टाइम्स एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ 1 से स्टार्ट होके 10 तक जाना चाहिए। इसकी वजह से मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 करती हूँ। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10 किया, लेस देन इक्वल टू क्यू किया वो मैं बताऊंगी। ओके, पहला इनिशियलाइजेशन स्टेप हुआ, सेकंड कंडीशन का स्टेप हुआ, थर्ड वन इज अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट मतलब आई की वैल्यू मुझे कितने इससे इंक्रीमेंट करनी है, मतलब मुझे कितनी बार लूप एग्जीक्यूट करना है, मुझे 10 बार लूप को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट 1 से करो या 0 से करो, कोई इशू नहीं है। बट जो वैल्यू आप इनिशियलाइजेशन के लिए दोगे उसके बेसिस के ऊपर आपकी कंडीशन रहेगी एंड उसके बेसिस के ऊपर आपका अपडेट स्टेटमेंट रहेगा। मुझे एक एक टाइम पे इसको इंक्रीमेंट करना है क्योंकि मुझे हर एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, या फिर हर एक बार इसको यूज करना है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे अपडेट स्टेटमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। मतलब आपकी बॉडी फॉर लूप का यूज एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट जब आपका अपडेट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तब आपकी वैल्यू आई की इंक्रीमेंट हो जाएगी जो भी उसकी करंट वैल्यू है उससे। सेम ये स्टेटमेंट में अभी के लिए तो आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखाऊंगी, बट आई प्लस प्लस नहीं, सिर्फ आई की वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉर लूप लिखा है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन स्टेप किया, सेकेंड कंडीशन दी है एंड थर्ड अपडेट स्टेटमेंट दिया है। 1 से लेके 10 तक मुझे जाना है, इसकी वजह से मैंने इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखो, 1 से लेके 10 तक जाना है, 10 टाइम्स इसको एग्जीक्यूट करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट दिया है। यहाँ पे अगर आपने डिक्रीमेंट दिया तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, वैल्यू अपडेट हमेशा चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपने दी है उसके बेसिस के ऊपर आपको अपडेट स्टेटमेंट क्या देना है वो डिपेंड करता है। कंडीशन किस तरीके से दी है आपने, वो कंडीशन ऐसी देनी होती है कि आपका लूप कभी ना कभी तो स्टॉप होगा। अगर यहाँ पे कुछ गलत हुआ कंडीशन देते टाइम तो आपका लूप एग्जीक्यूट करते ही जाएगा
आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप में जाएगा, वो नहीं होना चाहिए कभी भी। ठीक है, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है आई, वो सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पे यूज कर सकते हैं। तो ये भी लोकल वेरिएबल हुआ जो हम यहाँ पे फॉर लूप में डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो जो फॉर लूप में वेरिएबल यूज होता है इसको लोकल वेरिएबल या फिर लूप वेरिएबल भी कहा जाता है। लूप वेरिएबल भी कहा जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सो देखो यहाँ पे 1 to 10 वैल्यूज आपके आ रहे हैं। अगर मैंने इसको इक्वल से हटा दिया, फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ, सो आप देखो यहाँ पे सिर्फ 9 तक ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब अपडेट स्टेटमेंट इसका लास्ट टाइम जब आई की वैल्यू 9 होगी, अपडेट स्टेटमेंट क्या करेगा, अपडेट स्टेटमेंट आपका इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू 10 को। यहाँ पे कंडीशन चेक होती है 10 इज लेस देन 10, विच इज नॉट करेक्ट क्योंकि वो इक्वल नहीं है। 10 इज लेस देन 10 फॉल्स हो गया, दैट इज वाई आपका ये जो फॉर लूप है एग्जिट होता है। बट अगर आपको 10 की वैल्यू वो लास्ट इटरेशन जो है उसको भी इंक्लूड करना है, तब हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, सो दैट अगर वैल्यू लेस नहीं है तो इक्वल तो है 10 के साथ, तो आपका कंडीशन ट्रू होता है एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट जो हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। जो हर एक बार ये लूप एग्जीक्यूशन करता है उसको हम इटरेशंस बोलते हैं। इटरेशंस उसको बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इटरेशंस हैपन होते हैं आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू 10 तक। तो आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो टोटल 10 इटरेशंस हो रहे हैं। आप ओके, इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करके बताती हूँ। काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एक्चुअल इटरेशंस 11 होते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो कंडीशन फॉल्स वाला है वो भी आपका इटरेशन होता है, बट वहां पे कंडीशन फॉल्स होने की वजह से आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, ये लूप एग्जीक्यूशन नहीं होता। तो टोटल 11 इटरेशंस आपके एक लूप के लिए यहाँ पे कंडीशन बेसिस पे हुए हैं। इसी को हम दूसरे और तरीके से लिख सकते हैं। ये वैल्यू आई इक्वल टू 1 है, मुझे सपोज 10 से लेके 1 तक डिस्प्ले करना है या फिर 10 से लेके 1 तक लेके जाना है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 से 1 तक लेके जाना है। इंक्रीमेंट वैल्यू करोगे तो वो नहीं पॉसिबल होगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो वैल्यू 10 से 1 तक जाएगी, राइट। सो सेम तरीके से मैंने यहाँ पे किया है, सिर्फ यहाँ पे डिक्रीमेंटेड लूप यूज किया। ठीक है, इटरेशंस वही रहेंगे, इटरेशंस वही रहेंगे, सिर्फ वैल्यू क्या हो रही है, 10 से लेके 1 तक आ रही है। 1 सेकेंड, आउटपुट में नहीं आया। आई की वैल्यू 10 से लेके 1 तक मैंने डिक्रीमेंट की है, क्योंकि मेरा कोड सेव नहीं हुआ। इटरेशंस उतने ही रहेंगे, 11 इटरेशंस ही रहेंगे, सिर्फ वैल्यू जो है वो चेंज होगी। ठीक है, मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, मैं आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जे आई एम कीपिंग इट एज initializing it as 10, कि ये लूप काम नहीं कर रहा है। वैल्यू 10 की अभी देखो यहाँ पे कंडीशन गलत हो गई है। ठीक है, सो मैंने इनिशियलाइजेशन किया है 10 के साथ, मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ जे इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कभी भी ट्रू नहीं होगा, उसकी वजह से आपका लूप कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट इज वाई आपका इनिशियलाइजेशन
कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, या फिर आप चेक कर सकते हो ग्रेटर देन 0। अगर 10 इज ग्रेटर देन 0 तो भी आपको उतने ही इटरेशंस मिलेंगे, 1 तक ये जाएगा। जब 0 आएगा तब ये स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन। ओके, सो ये हमारा जे वेरिएबल की वैल्यूज हमने डिक्रीमेंटेड वे में डिस्प्ले किया। तो यही मैं बताना चाहती थी कि आपका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट तीनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट कंडीशन ऐसी देनी है जो आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप करे। तो सपोज अगर ये मैंने यहाँ पे गलती से कुछ कंडीशन चेंज कर दी, मतलब इसको मैं डिक्रीमेंट करने की जगह पे इंक्रीमेंट कर दिया, जे ग्रेटर देन 0, बट मैं डिक्रीमेंट करने की जगह पे अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये मेरा जो लूप एग्जीक्यूशन है वो इन्फानाइट में जाएगा, क्योंकि हर बार वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी। ठीक है, तो ये इन्फानाइट लूप में जा रहा है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। यू शुड स्टॉप दिस एग्जीक्यूशन समवेयर। ठीक है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इन्फानाइट में नहीं जाना चाहिए। इटरेशंस आपको ऐसे होने चाहिए जो आपके कंडीशन वगैरह जो ऐसी देनी है जहां पे आपका एग्जीक्यूशन स्टॉप हो लूप का। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप। कोई भी लूप हो उसको आप नेस्टेड भी कर सकते हो, मतलब इस फॉर के अंदर दूसरा फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हो। अगर मल्टी डायमेंशनल पार्ट है तो आप यूज कर सकते हो। वो मैं एरेज में आपको बताऊंगी। इसके बाद फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन अगर आपने बाहर किया तो भी चलता है, अपडेट स्टेटमेंट अगर आपने बाद में लिखा तो भी चलता है, बट कंपलसरी आपको कंडीशन देनी होती है। मतलब कैसे कि आपका कोड आप इस तरीके से भी फॉर लूप लिख सकते हो, इस इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को आउट ऑफ द लूप भी लिख सकते हो, लेकिन ये सेमीकोलन देना कंपलसरी होता है। कंडीशंस कंपलसरी होते हैं, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। एंड ये अपडेट स्टेटमेंट जो है इसको आप लूप के अंदर भी ले सकते हो। ठीक है, लूप के अंदर भी ले सकते हो। सो ये आपका जो कंडीशन है उसको आप स्किप नहीं कर सकते, बाकी दोनों पार्ट आप स्किप कर सकते हो, मतलब यहाँ पे दे सकते हो या लूप के अंदर दे सकते हो अपडेट स्टेटमेंट। इसको इस तरीके से भी आप फॉर लूप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ये हमारा थर्ड फॉर लूप हमने देखा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया तो व्हाइल व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप बहुत इजी है। यहाँ पे क्या होता था कि हम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट से स्टार्ट करते थे एंड अपडेट स्टेटमेंट से आपका एंड होता था। बट जब सिर्फ आपको कंडीशन चेक करनी है, सिर्फ कंडीशन के बेसिस पे आपको लूप एग्जीक्यूशन करना है, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, जो सिर्फ कंडीशन बेसिस के ऊपर काम करता है, सिर्फ कंडीशन हमें देनी है। अपडेट स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट यहाँ पे भी देने जरूरी होते हैं, लेकिन वो हम लूप के बाहर जैसे फॉर लूप में अभी दिए वैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सो हम देखेंगे व्हाइल लूप, सेम तरीके से इनिशियलाइजेशन हम करते हैं, 0 से स्टार्ट करती हूँ इनिशियलाइजेशन। व्हाइल इस की वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है, लेस देन 11 है, तब तक मुझे ये लूप को एग्जीक्यूट करना है। मुझे सिर्फ ये के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है सपोज, या फिर कुछ भी ऑपरेशन आपको करने हैं तो वो दे सकते हो आप। यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए पोस्ट डिक्रीमेंट इस तरीके से देखे, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट भी आप यूज कर सकते हो। वन स्टेप से ही हमने यहाँ पे किया है चेक। तो आपको अगर अपडेट करना है स्टेटमेंट मल्टीपल नंबर से, वो भी आप कर सकते हो। लाइक मुझे इसको अपडेट करना है 2 स्टेप से, ठीक है, तो ये स्टेप वैल्यू है एक्चुअली, तो डायरेक्टली के की वैल्यू
आफ्टर 0 इनिशियलाइज किया है, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका ये के ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जो लास्ट स्टेटमेंट है वो हमने अपडेट स्टेटमेंट रखा है, कभी भी आपके लूप में लास्ट स्टेटमेंट आपको अपडेट स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। तो इस अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू के की वैल्यू 0 से डायरेक्टली जंप करेगी k+2, मतलब 0+2 2 के लिए। अगेन आपका ये कंडीशन चेक होगा, 2 इज लेस देन 11, ट्रू है, ट्रू है तो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। सेम यहाँ पे भी वही है। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम टेस्ट एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, अपडेट स्टेटमेंट अगर है हमारे पास तो वो अपडेट करेगा, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से ये आपका टेस्ट एक्सप्रेशन चेक करेगा। ये टेस्ट एक्सप्रेशन तब तक और ये व्हाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होता है। फॉल्स हो गया तो वो लूप से एग्जिट हो जाएगा। सो जहां पे भी सिर्फ आपको कंडीशन चेक करनी है, जहां पे इनिशियलाइजेशन, नंबर ऑफ इटरेशंस का कुछ ये नहीं है, लेना देना नहीं है, तब आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। जहां पे सिर्फ आपको कंडीशन देनी है, उसमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत अगर नहीं है तो मत दो, अगर अपडेट स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है तो मत दो, सिर्फ कंडीशन चेक करनी है तो हम व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाइल लूप। ओके, सो व्हाइल में देखो 0 हुआ, उसके बाद 2 से मैंने इंक्रीमेंट किया है के की वैल्यू, दैट्स वाई ये डायरेक्टली 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 एंड 10, लास्ट इज 10 क्योंकि 10 इज लेस देन 11। नेक्स्ट इटरेशन में आपके के की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी, दैट इज 12 होगी। सो 12 इज लेस देन 11, फॉल्स होता है कंडीशन, तो इसने व्हाइल लूप से एग्जिट कर दिया, ठीक है। सो दिस इज व्हाइल लूप। कौन सा लूप कब यूज करना है टोटली डिपेंडेंट होता है आपको क्या प्रोग्राम में क्या करना है, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशंस चाहिए, कितनी बार आपको कंट्रोल्ड लूप चाहिए, मतलब इटरेशंस आपको काउंट करने 1 to 10 इटरेशंस होने चाहिए या फिर 10 to 20 होने चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर आप फॉर लूप सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पे इनिशियलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड अपडेट स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइल लूप, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंडीशन बेसिस के ऊपर चेक करना है, तब आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, अपडेट स्टेटमेंट भी नहीं होगा तो भी चलेगा। इस तरीके से अगर कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, तब आप व्हाइल लूप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट लूप इज कंट्रोल स्टेटमेंट इज डू व्हाइल लूप। सिंटैक्स इज लाइक, यहाँ पे हम डू कीवर्ड लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हमें इटरेशन में डालना है, मतलब लूप करना है, एंड उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक हम व्हाइल कंडीशन लिखते हैं, एंड यहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। सिर्फ यही एक लूप है जहाँ पे हम सेमीकोलन देते हैं एट द एंड, बाकी कहीं पे भी हम सेमीकोलन नहीं देते हैं। सो व्हाइल लूप में भी नहीं दिया जाता। डू व्हाइल लूप में यहाँ पे डू के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे एंड लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे। तो व्हाइल एंड डू व्हाइल में यही डिफरेंस है कि व्हाइल में हम पहले कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं, कंडीशन अगर हमें ट्रू आउटपुट देती है तो ही हम बॉडी ऑफ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेंगे। बट डू व्हाइल में एक इटरेशन तो कंपलसरी होता ही है, मतलब जो आपने स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहाँ पे लूप में वो तो कंपलसरी एक बार एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, ठीक है। बॉडी ऑफ लूप एक बार एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन ट्रू आउटपुट देती है तो ही फिर से वो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एग्जिट करेगा डू व्हाइल लूप से। तो ये डिफरेंस है दोनों व्हाइल एंड डू व्हाइल में, कि यहाँ पे व्हाइल में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है फिर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता है, डू व्हाइल में एक इटरेशन कंपलसरी होता है उसके बाद कंडीशन चेक होता है, ठीक है। तो जब आपको इस तरीके से करना है कि एक बार तो एग्जीक्यूशन करना ही करना है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन ना हो, डिपेंडेंट रखना है कंडीशन के ऊपर, तब आप डू व्हाइल लूप का यूज कर सकते हो। सो एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे भी मैं इनिशियलाइजेशन करती हूँ एक वैल्यू 20 को, डू
system.out.println एल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर रही हूँ एंड इसको मुझे इंक्रीमेंट करना है, मतलब अपडेट करना है। एल इज मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, ठीक है। हर बार वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होके इंक्रीमेंट होगी। तो ये हो गया मेरा अपडेट स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट में लिखा है, सिर्फ एल की वैल्यू अपडेट करने के लिए, इस लूप को चलाते रहने के लिए। बट अभी इसको एंड कहाँ पे करना है, वो कंडीशन भी मुझे देनी पड़ेगी। तो वो मैं यहाँ पे व्हाइल में देती हूँ। व्हाइल एल इज लेस देन इक्वल टू 140, ठीक है। तो मैंने वैल्यू दी है 140 तक, ये वैल्यू जब तक जाएगी तब तक ही मुझे इस लूप को एग्जीक्यूट करना है। एंड 140 इक्वल हो गया तो मुझे इस लूप को एंड करना है, ठीक है। तो इसको मैंने एंड किया सेमी कॉलन से। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 2 160 होता है। तो उसने ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो लूप एग्जिट हो गया। तो आप अपडेट स्टेटमेंट ना कि कंपलसरी हम सिर्फ ये प्लस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके ही करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जिस पे भी स्टेप कितनी भी रखनी हो तो आप कर सकते हो। प्लस करनी है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। जो भी करना है आप कर सकते हो एज अ अपडेट स्टेटमेंट। सिर्फ और सिर्फ अपडेट स्टेटमेंट वो होता है जो आपका लूप को चलाते रहने के लिए हम यूज करते हैं। एंड कंडीशन वो होता है जो हमें लूप को एंड करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। कितनी बार करना है ये आपके ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। होप यू हैव क्लियर दिस। अभी लूप्स में हम दो अलग अलग स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। एक तो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, सेकेंड वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। एज द नेम सजेस्ट, नेम को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम ब्रेक कर रहे हैं कुछ तो एंड कुछ तो कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लूप्स में ही यूज होता है, इसके अलावा कुछ कहीं पे भी यूज नहीं करते हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमेशा यूज होता है टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, ठीक है। तो सपोज आपने कुछ कंडीशन दी है, कोई भी लूप में आप इसको यूज कर सकते हो। अगर व्हाइल लूप में मैंने यूज किया, मैंने एक कंडीशन दी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे ब्रेक करना है। मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप टर्मिनेट्स, ठीक है। तो वो टर्मिनेट होगा, मतलब स्टॉप होगा इमीडिएटली, पूरा एग्जीक्यूशन स्टॉप होके नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो लूप के बाद हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उस किसी भी लूप में आप इसको यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन कंडीशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट ऐसे होता है कि उस अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने कंटिन्यू दिया है, तो वो सिर्फ उस कंडीशन के लिए स्किप होता है इटरेशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू के बेसिस के ऊपर नेक्स्ट कंडीशन चेक होता है एंड अपडेट होने के बाद कंडीशन चेक होके अगेन आपका लूप एग्जीक्यूट होते रहता है। मतलब कंटिन्यू अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सिर्फ एक कंडीशन बेसिस के ऊपर स्किप करेगा दैट इटरेशन एंड ब्रेक में पूरा इट सारा लूप ही एग्जिट होता है, ठीक है। तो ये आपका कंटिन्यू का स्टेटमेंट है जहां पे कंडीशन हमने दी है विद इन लूप। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, कंटिन्यू किया, तो आपका फिर से स्टार्ट होगा कंडीशन चेकिंग के लिए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, नॉर्मल लूप जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसको हम देखेंगे इसी इसमें। यहाँ पे मैं लिखती हूँ ब्रेक। पहले तो ब्रेक स्टेटमेंट का देखेंगे। सपोज आई एम रिटर्निंग फॉर लूप, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू, अभी ये आई वेरिएबल हमने यहाँ पे ओके नहीं किया, ये जे वेरिएबल हमने बाहर डिक्लेयर किया है, लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप मेन मेथड में है, ठीक है। तो
लोकल वेरिएबल्स वो जो हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो सारे वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहा जाता है। तो अगर हमने ये ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जे डिक्लेयर करना चाहूंगी तो वो मुझे डुप्लीकेट वेरिएबल दिखाएगा, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी डिफाइन किया है। सो इसके वजह से जो लूप वेरिएबल है वो एक तो आप, हाँ, यहाँ पे अंदर जो डिफाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉर लूप के अंदर ही यूज होते हैं। सो इसको आप डुप्लीकेट नेम्स दे सकते हो। बट अगर हमने मेन मेथड के अंदर ये जो जे वेरिएबल डिक्लेयर किया है, के वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये सारे लोकल वेरिएबल है। बट वो उसका जहां पे आपने डिफाइन किया है उसका स्कोप उसके हिसाब से रहता है, मतलब दिस इज एक्सेसिबल विद इन मेन मेथड। एंड हम ये नेक्स्ट फॉर वो भी मेन मेथड में है। दैट्स वाई इन वेरिएबल्स को हम रिपीट डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, यूज आप कर सकते हो, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बट डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगेन यहाँ पे आई वेरिएबल ही लेती हूँ। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 300 एंड आई, अभी अपडेट स्टेटमेंट मुझे लिखना है। आई इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 2 करती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने डिफाइन किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आई की वैल्यू मुझे डिस्प्ले करनी है। आई इज इक्वल्स टू प्लस आई मैंने दिया। इसके अंदर मुझे कंडीशन देनी है, इफ आई इक्वल टू सपोज आई की वैल्यू 180 हो रही है, इज इक्वल टू 180 हो रही है, तब मुझे ब्रेक करना है। ठीक है, तो ब्रेक इज ए कीवर्ड, यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे। अगर नहीं है तो हम इसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट में नीचे लेती हूँ। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई इज इक्वल्स टू 180 ब्रेकिंग लूप, मतलब यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाएगा पूरा लूप, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे नहीं। ठीक है, सो ये 60 120 240 तक आ गया। जब आपकी वैल्यू 180 हो गई तो इसने लूप ब्रेक कर लिया। यहाँ पे ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे ये पूरा एग्जीक्यूशन दिख रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसको चेंज कर लिया टू 120, वैल्यू अगर 120 हो रही है तो मैं ब्रेक करती हूँ, तो आपको आउटपुट में दिखाई देगा। सो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था 240 का वो नहीं आया। इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे हमने दिया है आई इज इक्वल टू 120 ब्रेकिंग लूप। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका नहीं हुआ, डायरेक्टली फॉर लूप से एग्जिट हो गया। ये किसी भी स्टेटमेंट में आप कर सकते हैं, मतलब कोई भी लूप में आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉर लूप का दिखाया है। सेम को हम कंटिन्यू करेंगे, सेम कंडीशन रखते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंटिन्यूइंग लूप। ठीक है, तो सिर्फ 120 जहां पे आएगा वो स्किप होगा एग्जीक्यूशन, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे ब्रेक की जगह पे हमें यूज करना है कंटिन्यू। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यू करेंगे तब आपका ये 120 की वैल्यू आई, तो यहाँ पे ये स्किप होता है, ये मैंने वैल्यू डिस्प्ले की है उसकी वजह से आपको दिख रहा है। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। आई इक्वल टू 240 डायरेक्टली आपको दिखेगा। मैं यहाँ पे ये निकाल देती हूँ दोनों जगह पे, तो दोनों में का डिफरेंस आपको समझ में आएगा आउटपुट में क्या आता है।
ठीक है, तो यहाँ पे 30-60 हो गया, 120 जब आया तब इसने ब्रेक कर लिया लूप को। यहाँ पे देखो 30-60 आया, जब 120 आया तो हमने कंटिन्यू किया है, इसकी वजह से सिर्फ वो इटरेशन स्किप हुआ एंड लास्ट वाला 240 का हमें आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। जब आपको जरूरत है इस तरीके से तब आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्विच स्टेटमेंट। ये अगर मल्टीपल इनपुट्स आपको एक्सपेक्टेड है, हर बार आपको कंडीशन चेक करनी है एंड कुछ कॉन्स्टेंट्स आने वाले, तब आप इसको यूज कर सकते हो। द सिंटैक्स इज जैसे कि इफ एल्स इफ कंडीशंस हम देते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही ये वाले कंडीशंस को हर बार कंडीशन देने की जगह पे आपको कॉन्स्टेंट्स पता है कि क्या एक्सपेक्टेड इनपुट है, तो उसके बेसिस पे आप इस पे काम कर सकते हो। इसमें हम केसेस लिखते हैं अलग अलग कॉन्स्टेंट्स के लिए। तो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे कैरेक्टर हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, डबल वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, सो मैचिंग जब भी इसको केस मिलेगा तो वो केस एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई मैचिंग केस नहीं मिला तो वो नेक्स्ट केस चेक करेगा। जैसे इफ एल्स इफ कंडीशन में नेक्स्ट कंडीशन चेक होती है, वैसे ही नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। अगर ये भी कांस्टेंट केस नहीं मिला तो लास्ट हम लिखते हैं। अगर किसी के साथ भी मैच नहीं होता है तो जैसे हम एल्स ब्लॉक लिखते हैं, वैसे यहाँ पे हम डिफॉल्ट केस लिखते हैं। सो जो भी डिफॉल्ट केस में होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच केस को हमेशा एक इनपुट आता है, जो वैल्यू इनपुट आती है उसके बेसिस के ऊपर ही आप केसेस लिखोगे, जो इनपुट एक्सपेक्टेड है उसके बेसिस के ऊपर ही कॉन्स्टेंट्स आप डिफाइन करोगे। सो जैसे मैंने बोला, ये इनपुट एक्सपेक्टेड आप रख सकते हो इंटीजर वैल्यू, डबल वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, जो है मैचिंग आपको देना होता है क्योंकि ये डायरेक्ट मैच करता है वैल्यू को। जो भी वैल्यू आप देते हो, जो भी कांस्टेंट आप देते हो, उसको डायरेक्ट मैच होता है, एज इट इज मैच होता है। थोड़ा भी इधर उधर अगर केसेस में गलती हो गई तो आपका केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसमें हम ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं क्योंकि अगर ये कोड हमने केस 1 मैचिंग केस मिला, ट्रू हुआ, तो फर्स्ट केस एग्जीक्यूट होगा एंड आपका स्विच केस से एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा। अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया तो जिस जहां पे भी वो मैचिंग कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मैचिंग केस सेटिस्फाई होती है, उसके बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूशन होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट देना जरूरी होता है। तो इसका एक प्रोग्राम हम करेंगे। एक क्लास बना रही हूँ, न्यू क्लास स्विच केस। ठीक है, मेन मेथड इंक्लूड करती हूँ। जैसे आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको पहले दिखाते हैं, राइट, कि मुझे एक्सपेक्टेड मेनू क्या है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो मेनू देखते हो एंड मेनू देख के आप बताते हो कि आपको क्या चाहिए, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी हमें स्विच केस जब यूज करते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मेनू दिखाना होता है। मैं यहाँ पे मेनू दिखा रही हूँ। एक प्रोग्राम हम करते हैं जहाँ पे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट मेनू में दिखा रही हूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप दोगे वही वैल्यू यूजर को दिखते हैं, उसी में से वैल्यू सिलेक्ट करता है यूजर। तो ये आप केयरफुली दो कि आपको क्या एक्सपेक्टेड है, क्या स्विच केस को पास करना है, उसके बेसिस पे ही ये वैल्यूज आप दोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं। मैं अभी के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस दे रही हूँ, आप मल्टीपल ऑप्शंस इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल लिया चॉइस करके एंड इस चॉइस में यहाँ पे मैं मैनुअल दिखा रही हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम इनपुट यूजर से कैसे लेंगे वो बताऊंगी। स्विच को मैंने ये चॉइस वेरिएबल पास किया एंड एज आई हैव मेंशन्ड इंटीजर वैल्यूज हियर, तो मैं केस भी इंटीजर वैल्यूज के साथ ही बनाती हूँ। केस 1 कोलन देना है, उसके बाद लास्ट में ब्रेक स्टेटमेंट रहेगा। केस 2 कोलन, ब्रेक स्टेटमेंट एंड लास्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट केस कंपलसरी नहीं है, देनी है तो दे सकते हो।
ठीक है। तो अगर केस 1 मतलब मैचिंग चॉइस वैल्यू अगर 1 आई तो इमीडिएटली केस 1 एग्जीक्यूट होगा जो एडिशन के लिए है। तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज सपोज मैंने डिफाइन किए हैं, इंटीजर a इज इक्वल्स टू 63 एंड b इज इक्वल्स टू 96। इन दोनों वैल्यूज का मुझे एडिशन करना है एंड दिखाना है। तो मैं डायरेक्टली दिखाती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन ऑफ सपोज a एंड b वेरिएबल की वैल्यू मैंने की इज इक्वल्स टू a प्लस b दिखाया। ठीक है। सो अगर मैचिंग चॉइस 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा इनपुट, 1 केस 1 मैच हो गई तो यहाँ पे आपको एडिशन इस तरीके से दिखाई दे रही है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन का भी बताती हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b इज, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन साइन दिया, राइट। एंड डिफॉल्ट में मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ इनकरेक्ट चॉइस, क्योंकि अगर 1 एंड 2 से अलावा दूसरी कोई वैल्यू इनपुट आ रही है तो हमें दिखाना है इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। ठीक, मैंने 1 दिया था वैल्यू, इसकी वजह से एडिशन दिख रही है। यहाँ पे मैंने अगर वैल्यू चेंज की 2 तो आपका सब्ट्रैक्शन का केस एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग दे दी जो हमारे पास है ही नहीं मेन्यू में तो हमें डिफॉल्ट दिखेगा इनकरेक्ट चॉइस। ठीक है। तो ये स्विच केस इसी तरीके से है जैसे कि नॉर्मली हम इफ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अगर बेसिकली मुझे चेक करना है तो हम चेक करते हैं चॉइस इज इक्वल टू 1 है क्या, राइट। अगर है तो हम कुछ कोड करते। एल्स इफ में हम चेक करेंगे कि चॉइस इज इक्वल टू 2 है क्या, राइट। देन वी विल परफॉर्म सम ऑपरेशन सिमिलर एंड एल्स में हमने चेक किया कि अगर नहीं है तो क्या हो सकता है। सो इसी को हमने रीराइट किया यूजिंग स्विच केस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर कोड करने के लिए, इजी कोड अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ही हमने रीराइट किया है स्विच केस में। ठीक है। तो आप स्विच केस में इस तरीके से कोई भी इनपुट लिख सकते हो। यहाँ पे इंटीजर्स दिए हैं, आप कैरेक्टर ले सकते हो, इंटीजर, कैरेक्टर, डबल वैल्यूज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज आर ऑल्सो नाउ अलाउड। पहले नहीं थे बट अभी जावा में स्ट्रिंग भी आप दे सकते हो केसेस को। बट ये तभी आएगा जब आपका मेन्यू अच्छे से होगा, क्योंकि यूजर को समझ में आना चाहिए कि क्या सिलेक्ट करना है वैल्यू। ओके, सो वी विल सी हाउ टू टेक यूजर इनपुट एंड इस स्विच केस में हम डू वाइल लूप का भी यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है। दिस इज द लास्ट part from your module 4 and we will continue with the module 5 in the next session. Thank you. अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। If not, then we will end our session for today here. We will continue in the next session. Thank you everyone.